नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण घर की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणी से न तो सत्ता पक्ष बचता है, न ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण जी से और जानेंगे कि दरअसल उनकी राय क्या है एक ऐसे विषय पर जिस पर उनका व्यक्तिगत अनुभव भी है और साथ ही साथ जिसको बहुत करीब से उन्होंने देखा भी है, भोगा भी है, और उसके मायने आज के भारत के संदर्भ में क्या है। जी हाँ, 25 जून एक ऐसा दिन है जब ठीक 50 साल के बाद देश के अंदर भारत के लोकतंत्र में एक काला अध्याय लिखा गया। उस काले अध्याय को लोग इमरजेंसी के नाम से याद करते हैं, आपातकाल के नाम से याद करते हैं। इंदिरा गांधी उस वक्त देश की प्रधानमंत्री थी और इंदिरा गांधी ने उस काले अध्याय में कई चैप्टर्स लिखे थे, बल्कि ये कहें सिंगल हैंडेडली उन्होंने पूरे की पूरी किताब लिख रखी थी। और इसीलिए 50 साल के बाद ये जरूरी है कि भारत के अंदर लोकतंत्र में एक दिन ऐसा भी था जब इमरजेंसी थी, जो हमारे और आपके नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं वो छीन लिए गए थे, किसी को भी जेल में ठूस दिया जाता था और फिर वो लंबे समय तक जेल में रहता था। उस वक्त जो तमाम देश के बड़े नेता थे, विपक्षी नेता थे, वो भी जेल में थे। जयप्रकाश नारायण जैसे लोग भी जेल में थे। और ये हमारा सौभाग्य कि श्रवण जी इस वक्त हमारे साथ है, जिन्होंने बहुत करीब से जयप्रकाश जी के साथ काम किया और उस आंदोलन को अपनी आंखों के सामने देखा और उसको व्यक्तिगत तौर पर भोगा भी। लेकिन अब 50 साल के बाद एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि देश के अंदर आपातकाल तो नहीं है, लेकिन अघोषित आपातकाल चल रहा है। वो तमाम मौलिक अधिकार आज नागरिकों के सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से राजसत्ता का इस्तेमाल किया जा रहा है अपने सरकार को बचाने के लिए, और जिस तरीके से लोगों के मौलिक अधिकारों पर हमला किया जा रहा है, वो भी अपने आप में एक नई कहानी है। दोनों के बारे में क्या कुछ है और क्या कुछ कहा जा सकता है, और क्या ये तुलना वाकई में जरूरी भी है या बेमानी है, इस पर बात करेंगे श्रवण जी। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। तो सबसे पहले तो हमारे बहुत सारे दर्शक यही जानना चाहे होंगे कि जब मैंने कहा कि आप जयप्रकाश जी के बहुत करीबी थे, तो वो थोड़ा सा अनुभव अगर आप हमारे दर्शकों के सामने अगर आप रखें, कैसे आप उनके करीबी थे, कैसे उन्होंने आपके साथ काम किया, क्योंकि बहुत आज की पीढ़ी को तो शायद जयप्रकाश या जेपी के बारे में उतनी जानकारी नहीं होगी, लेकिन वो जो 1942 जो क्विट इंडिया मूवमेंट के नायक थे और जिन्होंने आजादी के बाद समाजवादी पार्टी और समाजवादी नेतृत्व की भूमिका निभाई और फिर वो राजनीति के वनवास में चले गए, अचानक खड़े हुए 1973, 74, 75 के आसपास, और फिर देश की दिशा उन्होंने बदली। जी देखिए, ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, उसमें बहुत टाइम लगेगा। जी मैं जेपी से 1971 के अंत में जुड़ गया था, 71 में, और 72 में चंबल वैली में जब डेकोइट्स का सरेंडर हुआ करीबन 600 डाकुओं का, तो मैं उस समय उसकी पूर्व भूमिका के लिए 3 महीने तक चंबल घाटी में डाकुओं के बीच रहा था। और फिर प्रभाष जोशी जी, अनुपम मिश्र और मैंने मिलकर किताब लिखी थी तब, बड़ी चर्चित किताब थी। फिर 1974 में जब आंदोलन चला जेपी बिहार छात्र संघर्ष समिति का, तो प्रभाष जी ने मुझे कहा कि आप बिहार जाके उसको कवर कीजिए। और जब मैं गया वहाँ मार्च अप्रैल में, तो जेपी ने कहा तुम मेरे पास रह जाओ, तो फिर मैं उनके पास रह गया और पूरे आंदोलन में रहा। फिर मैंने जेपी के मुझे सुझाव दिया कि बिहार आंदोलन पर एक किताब लिखना चाहिए, तो मैंने वो किताब लिखी, बिहार आंदोलन एक सिंहावलोकन, जो उस समय की सबसे चर्चित किताब रही है। बिहार आंदोलन का आधिकारिक इतिहास उस किताब में है। तो उसके बाद से मैं जेपी के साथ जुड़ा रहा, हालांकि उनकी तबीयत बहुत ठीक नहीं रहती थी। अब उस आंदोलन की कई यादें हैं, कई घटनाएं हैं। जेपी के साथ पूरे बिहार में घूमना, उनके साथ कार में घूमना, उनके साथ ट्रेन में घूमना, उनके साथ प्लेन में घूमना, बहुत सारी स्मृतियां हैं। हम अपने मूल विषय पर आए तो 25 जून को जब
सभा हुई जेपी की रामलीला मैदान में, तो मैं उस सभा में मौजूद था। और उसके बाद जब हम लोग दफ्तर लौटे, इंडियन एक्सप्रेस में तब काम करते थे, और रात को पता चला कि आपातकाल लग गया है और जेपी को नजरबंद कर दिया गया है। कई नेताओं को जेलों में डाला गया, कई को नजरबंद किया, और वो एक इतिहास का काला अध्याय है जिसने पूरे लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया था, समाप्त कर दिया था। हम उस काल में जो हुआ और अब जो हो रहा है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उस समय जो था और अब में क्या फर्क है। तो आपने अपनी भूमिका में जिक्र किया घोषित और अघोषित का। देखिए, वो एक डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी, और घोषित में मतलब पता था कि जब इंटरनल इमरजेंसी होती है तो क्या क्या होता है उसमें, किस तरह के नागरिक अधिकारों को समाप्त किया जाता है, और किस तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। मेंटेनेंस ऑफ इंडिया रूल क्या है, मीसा क्या है, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल डीआईआर क्या है। उसमें कई लोगों को बंद किया गया, और विपक्ष तो लगभग बंद था। उसमें बड़ी संख्या में समाजवादी नेता बंद थे, आरएसएस के लोग बंद थे, जनसंघ के बंद थे, सर्वोदय के बड़े बड़े नेता बंद थे। जी। कई पत्रकार, कुलदीप नैयर जैसे बंद थे। मैं बच गया, जब पुलिस पकड़ने आई तब मैं मिला नहीं उनको, और मुझे अगले दिन मकान मालिक ने मकान खाली करवा लिया। अगली सुबह किराए के मकान में, बरसाती में रहता था गुलमोहर पार्क में, तो मकान मालिक ने अगली सुबह खाली करवा लिया। अब ये बहुत लंबी कहानियां हैं, आत्मकथा की हैं, पर जी। देखिए जो चल रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि कई बार नागरिक घर में कहता है कि मुझे बुखार लग रहा है हाथ में, और घर वाले यकीन नहीं करते। वो कहते हैं अरे तुम्हारे हाथ तो ठंडे हैं, पूरा बदन ठंडा है, तो बुखार नहीं है तुमको। वो नागरिक कहता है देखो सिम्टम्स पूरे बुखार के हैं, कमजोरी है। कोई यकीन नहीं करता है। फिर डॉक्टर जब उसको देखता है और थर्मामीटर से मापता है, तब उसको पता चलता है कि बुखार अंदर है, हड्डियों में है। इस समय आपातकाल ऊपर से नजर नहीं आ रहा, उसकी हड्डियों में है देश की। हाथ लगाने पर महसूस नहीं हो रहा है कि हम किसी आपातकाल में जी रहे हैं, पर उन लोगों की जो मर रहे हैं उनकी हड्डियों की जांच की जाए, वो लोग जो जेलों में हैं उनके खून की जांच की जाए, उनके हीमोग्लोबिन की जांच की जाए, उम्र से पूछा जाए बरखालिस से कि तुम बताओ कि आपातकाल है कि नहीं। या कभी स्टैन स्वामी से पूछा जाता कि आपातकाल है कि नहीं, या जिनको अर्बन नक्सल बना के यातनाएं दी गई उनसे पूछा जाता कि आपातकाल है कि नहीं। या आपातकाल के समय तो कोई 1,40,000 के करीब ही लोग जेलों में थे, 1 लाख 1.5 लाख होंगे, पर 1,40,000 लोगों को जेल में डाला गया था। हमको इस समय पता नहीं कितने लोग जेलों में हैं, किन अपराधों के तहत हैं। हमको ये भी पता नहीं कितने और लोगों को डाला जा सकता है। आपातकाल में ये पता था सबको कि किन का नंबर आ सकता है या कौन लिस्ट में हो सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि लोग महसूस नहीं कर रहे हैं कि उनको बोलने की आज़ादी नहीं है, लिखने की आज़ादी नहीं है, उनके मोबाइल उन पर नजर रखी जा रही है, उनकी बातचीत सुनी जा रही है,
कोई विदेशी उपकरण के जरिए उनके सारे मूवमेंट्स तय किए जा रहे हैं। उनकी सारी हरकतें या उनकी मूवमेंट्स, हमारे यहाँ कानूनों में संशोधन किया गया है, नई आचार संहिता, नई अपराध संहिताएं बनाई गई है। आपने किसी ने नोटिस नहीं किया होगा कि सारे ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स बंद हो गए हैं, कि सारे प्रोटेस्ट बंद हो गए हैं, सड़कों पर किसी तरह का विरोध प्रदर्शन बंद हो गया है, हड़तालें बंद हो गई हैं। हम महसूस ही नहीं कर रहे, करना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम डरे हुए हैं। तो जब जिन लोगों को लिखना है वो लिखना बंद कर दें, जिन लोगों को बोलना है वो बोलना बंद कर दें, आज़ादी से घूमना फिरना बंद कर दें, सरकार से सवाल पूछना बंद कर दें, सरकार संसद में सवालों के जवाब देना बंद कर दे, और सरकार तय करे कि नागरिक क्या करेंगे। तो फिर आपातकाल और क्या होता है। तो मैंने अभी एक ट्वीट किया थोड़ी देर पहले कि 4 जून 2024 को अगर 400 सीटें मिल जाती रूलिंग पार्टी को, तो ये हम जो बहस कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ती, हम शायद ये बहस कर ही नहीं पाते। बहुत सारी चीजें बदल जाती, फिर ये हुकूमत 50 साल पहले के आपातकाल को याद भी नहीं करती, क्योंकि 400 का मैंडेट मांगा ही ये कहकर गया था कि हमको संविधान बदलना है। तो ये मैं बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ उस दौरान की लड़ाई की, उस दौरान के बिट्रेयल की, कि कैसे जेपी के मोमेंट को आरएसएस ने हाईजैक किया, फिर आपातकाल लग गया तो कैसे इंदिरा गांधी से रिप्रोचमेंट की या माफी की या सलाह की या प्रतिबंध हटाने की प्रार्थनाएं की गई, या उस 1974 के जेपी मूवमेंट को हाईजैक करने के बाद कैसे अन्ना का मूवमेंट हाईजैक किया गया। ये तमाम चीजें लोकतंत्र में चल रही हैं, पर लोगों को एक अलग किस्म के की इनसिक्योरिटी में एंगेज किया हुआ है। जब आप लोगों को उनके रोजगार में एंगेज कर देते हैं, लोगों को उनके पेट के साथ एंगेज कर देते हैं, लोगों को कम्युनल टेंशन में एंगेज कर देते हैं कि यार कोई तुमको मार तो नहीं डालेगा सड़क पर, तो फिर आदमी फिर लोकतंत्र के बारे में, संविधान के बारे में सोचना बंद कर देता है। उसके बाद टाइम ही नहीं होता कि वो सोचे कि संविधान क्या है, लोकतंत्र क्या है। वो जान बचाने के चक्कर में लगा रहता है या पेट भरने के चक्कर में लगा रहता है। उस समय 1975 में ये दिक्कत नहीं थी जो अभी है, जो हम इस समय देख रहे हैं। और एक जो बड़ी चीज है वो ये कि इंदिरा गांधी बेसिकली डेमोक्रेट थी, पढ़ी लिखी थी, विदेशों में पढ़ी थी, नेहरू के संस्कार थे, डरती थी वो इतिहास में जगह को लेकर कि इतिहास हमको कैसे याद करेगा। तो उन्होंने 18 महीने में डर गई और बिना संजय गांधी को बताए आपातकाल खत्म कर दिया। किसी को नहीं पता, एक घोषणा की आपातकाल कर। हम 11 साल से आपातकाल में रह रहे हैं, कोई किसी तरह की बिना घोषणा के, और जरूरत ही नहीं है कि उसको खत्म करना है, क्योंकि वो घोषित किया ही नहीं है तो खत्म क्या करना। और दूसरा ये कि जो शासक हैं उनको इतिहास में जगह प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो इतिहास बदल रहे हैं। तो जब आप इतिहास बदलने लगते हैं तब आपको इतिहास में जगह प्राप्त करने की जरूरत नहीं महसूस होती है। तो ये जो इस समय हुकूमत कर रही है संविधान हत्या दिवस मनाने के नाम पर, या एक बार प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा कि
विभीषिका, विभाजन की विभीषिका का दिवस मनाया जाएगा 14 अगस्त, जिस दिन हजारों लाखों लोग मारे, वो मना, ये चल रहा है। तो आप जयप्रकाश नारायण, यानी आज जो हुकूमत है केंद्र में, वो जयप्रकाश नारायण की देन है, क्योंकि गैर कांग्रेसवाद की शुरुआत जयप्रकाश नारायण ने जो की सत्ता परिवर्तन के जरिए, और एक विपक्ष पैदा किया देश में, वही तो विपक्ष है आज देश में सब जगह। और कहाँ कहाँ सब, अगर इंदिरा गांधी आपातकाल नहीं लगाती, सत्ता छोड़ देती या सत्ता में बनी रहती, एक अनिश्चित काल का जो लोग उस समय जेलों में थे वो तो मान के चल रहे थे कि अब ये पता नहीं कितने समय रहना पड़ेगा। तो ये जो हुकूमत है जो लड़ी थी इंदिरा जी के खिलाफ, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो लड़े थे। मतलब अगर आप बिहार मूवमेंट के लोगों को देखें जो उस समय जेपी मूवमेंट में थे, साथ में लड़ते थे, रविशंकर प्रसाद का मैं नाम ले सकता हूँ जो साथ में थे हम लोगों के, बीजेपी के बहुत, सुशील मोदी बहुत नजदीक थे, रामविलास थे, लालू तो थे ही, खैर कई लोग थे जो आज सत्ता में है। ये लोग अब जब सत्ता में आ गए तो खुद इंदिरा गांधी के बड़े अवतार हो गए। अच्छा, एक सवाल है मेरे मन में, ये है कि ये जो बार बार ये आरएसएस और बीजेपी की तरफ से, और कल मैं गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहा था, तो वो बार बार ये कह रहे थे, देखिए कितनी बड़ी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, और एक ऐसी लड़ाई लड़ी कि अब कोई दुनिया में या भारत में फिर कभी कोई आपातकाल लगाने के बारे में नहीं सोच सकता। ये आरएसएस ने क्या वाकई में लड़ाई लड़ी थी? क्योंकि आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि जेपी के आंदोलन को उन्होंने हाईजैक किया, और बीजेपी बड़े फख्र के साथ कहती है और आरएसएस बड़े फख्र के साथ कहती है कि दरअसल उन्होंने आपातकाल के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी, जेलों में गए, बलिदान दिया। कितनी सच्चाई थी इसमें? आरएसएस ने लड़ाई लड़ी जेलों में, ये सच है। 1974 में आरएसएस का बड़ा पार्टिसिपेशन था जेपी के मूवमेंट में। नानाजी देशमुख के जरिए बहुत, वो मीडिएटर थे, वो मदद करते थे। जनसंघ के लोग भी थे, आरएसएस के लोग भी थे इसमें। ये जो गोविंदाचार्य हैं, ये हम सब लोगों के साथ तब काम करते थे, या हम उनके साथ काम करते थे। इसमें सच्चाई है कि ये लोग बेसिकली विरोध में थे इंदिरा गांधी के, और इन्होंने लड़ा है। पर इनको ये अंदाज नहीं था कि इंदिरा गांधी आपातकाल लगा के सबको जेलों में डाल देगी और आरएसएस पर प्रतिबंध लगा देगी। तो वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। आप इसको ऐसे देखिए कि मनमोहन सिंह अगर आपातकाल लगा देते और इनको सबको भर देते, अन्ना को और केजरीवाल को और सबको, तो क्या होता? तो आरएसएस के लोग या बीजेपी के लोग भी जेलों में होते उस समय अभी। तो वो एक बुनियादी गलती जो इंदिरा गांधी ने की। तो इन्होंने क्या किया, आरएसएस ने, इन्होंने उस समय की जो चिट्ठियां, अगर देवरस की चिट्ठियां अगर आप देखें जो सोशल मीडिया में है, पब्लिक डोमेन में है, 2 चिट्ठियों का आमतौर पर जिक्र है, जिसमें एक में देवरस 20 पॉइंट प्रोग्राम की तारीफ करते हैं और दूसरे में वो आरएसएस पर से प्रतिबंध हटाने के लिए एक थर्ड पर्सन की मदद लेते हैं, मिस्टर राणा डे की मदद लेते हैं जो दक्षिण के हैं और विवेकानंद फाउंडेशन के मेंबर हैं, पदाधिकारी। आरएसएस मिलने का टाइम, इंदिरा जी मिलने का टाइम नहीं देती हैं, बात करने का टाइम। इनके पास जो सबसे बड़ा कंड्यूट था जिससे जो इस्टेब्लिश कर लिया, मैंने अपनी एक डिबेट में अभी हाल ही में कहा है कि आपातकाल को लेकर आरएसएस या बीजेपी या जनसंघ संजय गांधी की कभी आलोचना नहीं करते हैं, मेनका गांधी की कभी आलोचना नहीं करते, क्योंकि अगर आप पता करें या गूगल करें
तो मेनका गांधी पूरी तरह से संजय गांधी को 24 घंटे कोऑपरेट वो करती थी, असिस्ट करती थी। और पूरा का पीएमओ का पूरा काम संजय गांधी करते थे, वहां उनके घर से होता था आपातकाल के दौरान जी। और तुर्कमान गेट की घटना या इस्लामाइजेशन, नसबंदी जो की मुसलमानों के घोर विरोधी थे, वो जो संजय गांधी थे। और आरएसएस अपने आप को बहुत नजदीक मानती थी संजय गांधी के। मैं एक बड़ा कारण जो मेनका गांधी का और वरुण गांधी का इंडक्शन मानता हूं इसमें बीजेपी में, वो उसका बड़ा कारण भी ये मानता हूं। तो इन्होंने इनका मतलब वो तो संजय गांधी की असमय डेथ हो गई और ये तमाम घटनाक्रम बदल गया, मिसेस गांधी ने आपातकाल खत्म कर दिया। तो मैं यहाँ तक सही हूं कि आपातकाल की घोषणा होने के पहले तक संघ ने लड़ाई लड़ी थी वहां बिहार में। और संघ के लोग पूरी तरह से, क्योंकि संघ एक कैडर बेस्ड पार्टी है, ऑर्गेनाइजेशन है। और जेपी मूवमेंट में जो कैडर था वो या तो सर्वोदय का कैडर था या उनके युवाओं का की जो वाहिनी थी उसका कैडर था, बहुत सीमित था। या मार्क्सवादियों का, सीपीएम एमएल का कैडर था थोड़ा बहुत बिहार में। और समाजवादियों का स्केटर्ड कैडर था। जो ऑर्गेनाइज कैडर था जो पूरे मूवमेंट में, वो संघ का ही था। तो संघ के लोग प्रमुखता से इस पूरे के पूरे मूवमेंट में उन्होंने कैप्चर किया हुआ था, हर जगह थे वो लोग कैप्चर किया हुआ। तो इसलिए मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ, उस उतने पोर्शन से। और आपातकाल के बाद जो भूमिका रही संघ की, वो बिट्रेल वाली भूमिका रही और वो पूरे मूवमेंट को बिट्रे करने वाली रही, जिसने उनके क्रेडेंशियल्स को सस्पिशियस बना दिया कि इन लोगों का जो मूल इरादा था वो संविधान नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, कुछ और चीज है। तो इसलिए पार्शली दावा ठीक है। पर जेपी के मूवमेंट से जुड़ने का भी एक बड़ा कारण ये था कि वो कैप्चर करना चाहते थे, इंदिरा गांधी को हटाने के लिए जेपी का उपयोग करना चाहते थे। जैसे उन्होंने कालांतर में अन्ना मूवमेंट का उपयोग किया या और किसी मूवमेंट का ये उपयोग करते हैं जगह जगह। कमिटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, सोशलिज्म के प्रति या सेक्युलरिज्म के प्रति नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो जेपी के साथ भी एक तरह का बिट्रेयल है। हालांकि अब नानाजी भी नहीं है और रामनाथ गोयनका भी नहीं है और वो तमाम लोग जो उस समय जुड़े हुए थे मूवमेंट से, और वो लोग नहीं हैं। तो इसलिए कई चीजों के बारे में आप दावे के साथ नहीं कह सकते कि हकीकत क्या रही होगी। पर मैं आरएसएस की इस भूमिका को नजरअंदाज नहीं करना चाहता कि वो निश्चित रूप से इंदिरा जी से खौफ खाते शासन, और वो हटाना चाहते थे इंदिरा गांधी को, और जनसंघ भी हटाना चाहता था। इसलिए उनको एक मूवमेंट की तलाश थी। वो मूवमेंट उनको 1971-72 का, 72-73 का नवनिर्माण आंदोलन नजर नहीं आया गुजरात का जी। पर, क्योंकि उसमें जेपी के कद का कोई लीडर नहीं था। 74 का नजर आ गया क्योंकि बिहार बहुत फर्टाइल जमीन थी पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो इसलिए उन्होंने लपक के उसको आपका कोई और सवाल हो तो क्या इंदिरा गांधी की तुलना मोदी से करना उचित होगा? मोदी जी इंदिरा गांधी से कई हजार गुना आगे हैं। मैंने शुरू में कहा इंदिरा गांधी डेमोक्रेट थी, सेकुलरिज्म में यकीन था, देश के करोड़ों मुसलमान उनके रहते सुरक्षित थे, दलित सुरक्षित थे, पिछड़े सुरक्षित थे, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन सुरक्षित थे। अब कुछ भी सुरक्षित नहीं है। देश में कुछ भी आप कहें कि ये चीज सुरक्षित है, कुछ भी सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए इंदिरा गांधी
की तुलना करना मोदी जी से तो इंदिरा गांधी का अपमान करना होगा, क्योंकि मोदी जी की तुलना तो आने वाला समय किससे करेगा पता नहीं, पर इंदिरा जी से तो नहीं की जा सकती। मैंने इंदिरा जी को देखा भी है। इंदिरा जी से मैंने एक बार बातचीत में कहा, वो आई थी इंदौर। मैंने उनको कहा कि आप जब भी संकट में होती है, विपक्ष आपके खिलाफ हमला करता है, तो आप उनको सीआईए का एजेंट बता देती है। यहाँ इंदौर में रेजिडेंसी कोठी पर उन्होंने कोई मतलब एक नाराजगी से या नफरत से या गुस्से से कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि क्या मैं नरेंद्र मोदी से ये सवाल पूछ सकता हूँ क्या, कि कोई उपस्थित आदमी आपसे पूछे या पत्रकार पूछे तो आप उसको कहें कि आप देशद्रोही हो, आपको जेल में डाल दे। बहुत बड़ा फर्क है। मैंने सिंस आई हैव सीन जवाहरलाल नेहरू आल्सो एज ए चाइल्ड, और इंदिरा जी से बात की है, राजीव गांधी से बात की है, तो कई एनकाउंटर्स हैं इस तरह के। और मनमोहन सिंह जी से हैं, नरसिंह राव जी से हैं। नरसिंह राव जी से एक सवाल पूछा था तो गुस्सा हो गए थे। पर ये लोग एक अलग जनरेशन के लोग, कांग्रेस इज डिफरेंट जनरेशन। ये लोग उस जनरेशन, ये ना पढ़े लिखे हैं और ना इन लोगों में कोई उस तरह का सेकुलरिज्म को लेकर कोई कमिटमेंट है, डेमोक्रेसी को लेकर कोई कमिटमेंट है, संविधान को लेकर कोई कमिटमेंट। इसलिए ये थ्योरी ऑफ एनिहिलेशन में यकीन करते हैं, मतलब जड़मूल से नाश कर दो। अगर कोई आपका विरोध कर रहा है या आपके खिलाफ है, इवन ऑन सस्पिशन यू कैन रिमूव एनीवन। तो ये इंदिरा जी के जमाने में ऐसा होता तो वो जयप्रकाश नारायण को खत्म कर देते। अगर मतलब अगर आप पॉलिटिकली लाल कृष्ण आडवाणी को कर सकते हैं, जो कि बहुत नजदीक के रहे हैं, या पीछे पुरुष, या जो फाउंडर रहे हैं, जिन्होंने मतलब राम जन्मभूमि मूवमेंट क्या है, अगर आडवाणी को अगर याद नहीं करें, मतलब ही वाज अ फाउंडर, तो हु हाईजैक्ड एवरीथिंग। या केशुभाई को याद देखें, गुजरात की हिस्ट्री को अगर आप देखें, इट्स ऑल बिट्रेयल विथ योर ओन कुलीग, व्हिच इंदिरा गांधी नेवर डिड। ये देयर इज नो कंपैरिजन between Indira Gandhi and Modi. Modi cannot touch her shoulder even. So much articulate, democratic, knowledgeable. निक्सन को जिस तरह से उन्होंने स्नब किया 1970 में, या परमाणु परीक्षण के समय, हम इस समय जिस तरह के घुटने टेक रहे हैं अमेरिका के सामने, इमेजिन इंदिरा गांधी अगर होती तो क्या करते। देयर इज नो कंपैरिजन सर। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। उम्मीद है कि हमारे दर्शक आपकी बात को सुन रहे होंगे और कुछ समझ भी रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।